हेलो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विपिन बवेजा आपको मैथ की आज दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूं। पिछले पार्ट में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज हम बात कर रहे हैं गणित की शुरुआत की। गणित कहां से शुरू करें, कैसे करें, क्या होगा गणित में। तो पहली चीज़ जो आपको विशेष ध्यान रखनी है जब आप कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी मैथ कर रहे हैं, सिर्फ दो टॉपिक की बात कर रहा हूं जो आपका 80% मैथ क्लियर करवा देंगे। अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छी तरह आते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन का मैथ आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है टॉपिक अनुपात और दूसरा है प्रतिशत। दोनों में फ़र्क क्या है, पहली चीज़ तो वो, बाकी बातें बाद में। देखो, मान लेते हैं कि एक अपने परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे हैं जो अपने परिवार में अकेले हैं, इकलौती संतान है अपने माता पिता की, और कुछ ऐसे हैं जो 3, 4, 5 भाई बहन हैं। तो पहले अपने बात करते हैं वो जिन इकलौती इंसान है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या छोटे होते हुए आपसे जब कोई गलती होती थी या कुछ कमी रह जाती है किसी काम में, तो हमें डांट कैसे पड़ती थी। बात किसकी कर रहा हूँ, इकलौते इंसान की, जो अपनी माता पिता की इकलौती औलाद है, इकलौती संतान है। तो वहाँ पे वो गलती की डांट हमें ऐसे पड़ती थी, देख तेरे मामा का लड़का कितना अच्छा काम कर रहा है, तेरी बुआ की लड़की है, तेरे से छोटी है, फिर भी वो तेरे से ज़्यादा समझदार है। इस प्रकार यानी कि हमें किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के बेटे या बेटी की वजह से गालियाँ पड़ती थी। कई बार तो हमारे दोस्तों की वजह से हमें डांट पड़ जाती थी। लेकिन जहाँ पे परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें जो डांट पड़ती है वो ऐसे पड़ती है कि देख तेरा बड़ा भाई है ना, वो बहुत काम कर रहा है, तेरा छोटा भाई है, तेरे से छोटा हुए भी समझदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है, माँ के साथ भी काम करवाता है, बाप के साथ भी काम करवाता है, बहन को कॉलेज छोड़ के आता है, भाई को ट्यूशन पढ़ाता है। अलग अलग चीज़ों से हमें डांट पड़ती है। बस वही जो फ़र्क है ना, वही इन दो टॉपिक में फ़र्क है। देखते हैं कैसे। देखो, जब आप अपनी इकलौती संतान की बात करेंगे तो वहाँ पे किसी को बाहर से लाना पड़ता है हमारी तुलना करने के लिए, हमें डांटने के लिए। सेम यही चीज़ है, दोनों में ही क्या होती है, पहली चीज़ तो ये देख लो, कॉमन क्या चीज़ है, दोनों में ही तुलना होती है। लेकिन प्रतिशत के अंदर बात करें तो जो तुलना होती है ना, वो किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से होती है, जबकि यहाँ जो तुलना होती है वो आपस में होती है। अब समझ गए होंगे बात किसकी चल रही है। जब किसी बाहरी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और उससे तुलना होती है तो हम किसकी बात करते हैं, प्रतिशत की। लेकिन आपस में जो तुलना होती है वो बात होती है अनुपात की। लेकिन यहाँ तुलना भाई बहनों में नहीं करनी, यहाँ गणितीय राशियों में करनी है। किस में तुलना होती है, गणितीय राशियों में। अब बात ये आती है कि ये राशियाँ क्या होती हैं, ये बाद की बात है। तो यहाँ देखो, बाहरी व्यक्ति जो है वो कौन होगा, वो प्रतिशत में होता है 100। देखो, बहुत बार माना होगा आपने, माना क्रय मूल्य 100 रुपये है, माना ब्याज पर दिया पैसा 100 रुपया है, माना 100 रुपये का सामान है। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि जब हमारे पास तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता तो हम उसको प्रतिशत में लेते हैं, और प्रतिशत में तुलना किससे होती है, 100 से होती है। ऐसे ही जब अपने 2 से ज़्यादा राशियां हो जाएं, 3, 4, 5, तो उसकी जो तुलना की जाती है तो वो किस रूप में कहलाती है, अनुपात में कहलाती है। प्रतिशत की बात करें तो ये इसका बहुत ही सुंदर सा सिंबल है जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही प्यारा सा सिंबल अनुपात का भी होता है। इस प्रकार 2 बिंदुओं का जो सिंबल होता है वो किसका होता है, अनुपात का होता है। लिखते हैं A अनुपात B या ABC, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ लिखते हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। तो इस चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे या अपने जो टॉपिक अब कंटिन्यू रहेगा वो रहेगा अनुपात, और अनुपात खत्म होने के बाद कौन सा टॉपिक अपने करेंगे, प्रतिशत। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों आपने ढंग से कर लिए तो 80% काम आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने जान लें कि ये राशियाँ क्या होती हैं। ये वो नहीं है जो न्यूज़पेपर में आती है, सर 12 होती है, वीकली आती है, डेली आती है, कई बार साल की इकट्ठी भी आ जाती है, राशि वृष मेष तुला, ये वो नहीं है। गणित में राशियाँ अलग होती हैं, उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, राशियाँ कोई भी मान जिसमें गणितीय संक्रियाएं लागू हो सकें,
कोई भी मान जिसमें गणितीय संक्रिया लागू हो सके। गणितीय संक्रिया का मतलब जोड़, घटाओ, गुणा और भाग से है। चार ही तो चीजें हैं मैथ में। बस जिसको ये समझ में आ गया जोड़ कहाँ करना है, भाग कहाँ करना है, गुणा कहाँ करना है, उसके लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो राशि वो होता है जिसमें गणितीय संक्रिया लागू हो सके, भले ही कुछ हो। दो प्रकार की होती हैं, दोनों नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं। राशि कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक चर राशि और एक अचर। वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल चर को बोलते हैं, कांस्टेंट अचर को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, चर राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती है, और अचर राशियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। चर राशियाँ कौन सी होती हैं? चर राशियाँ वो होती हैं जो अपना मान बदलती रहती हैं, जबकि अचर राशियाँ वो होती हैं जिसका मान बदलता नहीं है। ये अपने पढ़ चुके हैं, हमें ध्यान है। लेकिन आपको और भी चीज़ें देखनी चाहिए। जो चर राशियाँ होती हैं वो आगे दो प्रकार की होती हैं, और अचर राशियाँ भी आगे दो प्रकार की होती हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं अचर राशियों की। अचर राशियाँ जो दो प्रकार की होती हैं वो एक होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष राशियों में वो राशियां आती हैं, अचर राशियां, जिन पे किसी भी देश की सीमा, किसी भी काल, किसी भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिससे गिनती है अपनी 1 2 3 4 5। देखिए, अमेरिका पढ़ेगा तो भी 1 के बाद 2 पढ़ेगा, 3 के बाद 4 पढ़ेगा। पाकिस्तान में भी 5 के बाद 6 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 1 के बाद 2 आता है। इंडिया में भी 1 के बाद 2, 3 के बाद 4। देश की किसी सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दादाजी ने पढ़ा, 1 के बाद 2 पढ़ा, 2 के बाद 3 पढ़ा। पिताजी ने भी यही पढ़ा, हम भी यही पढ़ रहे हैं, और आगे आने वाली भी पीढ़ी यही पढ़ेगी। यानी इसका किसी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा ऐसी ही रहती हैं। जबकि बात करें सापेक्ष अचर राशियों की, तो ये किसी फॉर्मूला बेस होती है। देखो, किसी फॉर्मूले में या किसी सवाल के अंदर, सर्वसमीका के अंदर जो यूज होती है वो हमारे सापेक्ष अचर कहलाते हैं। जैसे देखो, हमने 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था इस प्रकार का, आपको याद होगा, बिल्कुल याद है क्या? द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद, इसमें ये यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, जो ए बी सी है ना, कभी आपने गौर किया हो तो यहाँ नीचे एक छोटी सी लाइन और लिखी होती है जहाँ ए बी सी अचर राशियाँ हैं। देखो, यहाँ क्या सिस्टम है, एक ही सवाल के अंदर, सापेक्ष क्यों बोला जाता है कि एक ही सवाल के अंदर ये जो राशियाँ हैं इनका मान नहीं बदलता है, ये फिक्स है। अगर मान लो मैं बोल दूँ 2x² + 5x + 6, तो यहाँ जो a का मान है वो 2 है, b है वो 5 है, और c है वो 6 है। यहाँ मान नहीं बदल रहा है इनका, पूरे सवाल के अंदर ये मान रहते हैं। लेकिन जबकि चर राशियों में मान बदलते रहते हैं, इस पे अभी आते हैं। तो यहाँ अचर में क्या है, जो फॉर्मूलों में यूज होने वाली, सर्वसमीकाओं में यूज होने वाली अचर राशियाँ हैं वो कौन सी होती हैं? सापेक्ष अचर राशियाँ। अब बात करते हैं चर की। चर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। स्वतंत्र और परतंत्र, ठीक है। डिपेंडेबल और इंडिपेंडेबल, इंडिपेंडेबल और डिपेंडेबल। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ x² = y, x² = y। यहाँ पे x का मान अगर मैं 1 लिख दूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो y का मान भी कितना आया? 1 आया। ऐसे ही x का मान अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5 का स्क्वायर 25, तो y का मान कितना आया? 25। देखो, x का मान हम रख रहे हैं, y अपने आप बदल रहा है, y की मजबूरी है बदलना, y को तो हमने हिलाया भी नहीं। तो जिसका मान हम रख रहे हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा बदल रहा है, वो स्वतंत्र चर होगा। जबकि दूसरा वैल्यू जो अपने आप नहीं बदल रहा, जिसकी मजबूरी है बदलना, जो दूसरे की वजह से बदल रहा है, वो कौन सा होगा? परतंत्र होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, ग्राफ वाले सवाल 10th क्लास में सभी ने किए हमने, और उसमें से 6 में से 5 नंबर हमारे पक्के आते थे, पैमाना नहीं लिखा जाता था। तो सिंपल सी बात है, उसमें एक ही सवाल में हमने x और y के मान कितनी बार रख रख के देखते हैं और लाइनें खींचते हैं। तो देखो, एक ही सवाल में x और y के मान बदलते थे। याद आया कुछ? बिल्कुल याद आएगा। तो इसीलिए उनको चर बोला जाता है। जबकि यहाँ हमने जो ये किया था ना, सापेक्ष अचर, उसमें ए बी सी के मान एक ही सवाल में कभी नहीं बदले, x का मान लास्ट तक हम निकाल लेते थे, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला हमने? अचर।
सापेक्ष अचर, उस सवाल के सापेक्ष ये अचर रहेंगे, लेकिन यहाँ जो x और y लिख रहे हैं वो एक ही सवाल में, हमारे ग्राफ वाले सवालों में बदलते रहे, x और y के मान बदलते रहे, इसलिए हमने क्या लिखा है इनको चर। लेकिन उसमें भी x का मान हम खुद रखते थे, y का मान अपने आप बदलता जाता है। तो जो खुद रख रहे हैं वो स्वतंत्र, और जो किसी दूसरे की वजह से बदल रहा है वो क्या है, परतंत्र। देखो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी है, अनुपात किसे कहते हैं, परसेंटेज किसे कहते हैं, राशियां क्या होती हैं, स्वतंत्र चर कौन से हैं, परतंत्र चर कौन से हैं, और साथ ही कल वाले सवालों पे अब चर्चा करते हैं बीच में 2 मिनट। तो देखो हमने कहा कि साधारण भिन्न और परिमेय संख्या दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो साधारण भिन्न हमें तीसरी कक्षा में सिखाई गई थी और परिमेय संख्याएं हमें छठी कक्षा में सिखाई गई थी। साधारण भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि परिमेय संख्या नेगेटिव हो सकती है, बस इतना ही फ़र्क है। परिमेय संख्या को -2/3 लिख सकते हैं, लेकिन साधारण भिन्न को ऐसा नहीं लिख सकते। साधारण भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं जाती है, परिमेय संख्या नेगेटिव हो सकती है, बस इतना सा फ़र्क है। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था पाई का मान, कि पाई का मान 22/7, तो पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है। हमने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा को देखते हुए 22/7 रखना शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ें हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनुपात टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोग अपने कॉपी पेन साथ लेके रखेंगे और हाथों हाथ सवाल करेंगे और कमेंट में ज़रूर आंसर देंगे, मैं आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर रखता हूं। अब एक चीज़ हो रहा है, मैथ शुरू करने से पहले, अनुपात टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमें 1 से लेके 25 तक के वर्ग स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर तो मतलब 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर तो 3 गुना 3। इनकी वैल्यू हमें याद होनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 25 तक के वर्ग याद कर लो, भले ही 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, 1 हफ्ते में करो, 2 हफ्ते में करो, लेकिन कर जरूर लो, याद रखना हमें ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है 1 से 12 तक के घन, यानी क्यूब, 1 से 12 तक की क्यूब, और 20 और 21 की क्यूब। ये चीज़ें हमें याद करनी ही करनी है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक कैलकुलेशन आपके लिए हार्ड होती जाएगी। उम्मीद है मेरी इन 2 बातों पे आप गौर करेंगे। 1 से लेके 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, और 1 से 12 तक घन, और 20 और 21 की क्यूब। ये चीज़ें आप याद कर लोगे तो आपके लिए मैथ आसान हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी, बिना एक्स माने हम पूरा मैथ करने वाले हैं इसी चैनल पे, मेरे साथ आप करोगे तो लास्ट तक बने रहना, पूरा सिलेबस हम यहाँ करेंगे। आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जो आप पहले करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए।